हेलो एवरीवन। क्या आप कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं या आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं किन्हीं ऐसे एग्ज़ाम्स की जहाँ पे फाइनेंस या अकाउंटेंसी एक मेजर पोर्शन या मेजर रोल प्ले करता है? तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एफ सी आई ए जी के अकाउंट्स पोस्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किसी भी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं या कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है जहाँ पे फाइनेंस और अकाउंटेंसी का रोल है। ठीक है, तो आज हम 2023 के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और ये पार्ट 8 है। कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आपने पहले की वीडियो नहीं भी देखी है तो भी चलेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको सीखना ये है कि जो भी क्वेश्चन सामने आएगा उसकी फ्रेमिंग किस तरह से होती है एग्जाम में, वो आपको ध्यान रखना है। वो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एफ सी आई ए जी 3 हो, चाहे वो एफ सी आई ए जी 2 ही क्यों ना हो, या कोई और एग्जाम है जहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, कॉमर्स का कोई भी पोर्शन अगर आ रहा है, टैक्सेशन आ रहा है, अकाउंटेंसी आ रहा है, ठीक है, कंपनीज एक्ट आ रहा है, तो आज कंपनी एक्ट के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी और जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड ओवरऑल इट इज़ अ 44th क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। एनी पर्सन हु डिजायर्स टू गेट हिज नेम इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एजेंसी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। सी होता क्या है ना, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो आपका नाम इस डेटा बैंक में होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक होता है, वो आप ऑनलाइन फाइल करते हो उसके लिए कि आपका नाम इंक्लूड हो। फिर कंपनीज वहाँ से नाम देख के आपको सेलेक्ट कर सकती हैं, फिर आपको पूछेंगे कि आप क्या इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं, वो कंपनीज का क्राइटेरिया है। अच्छा, एक और तरीका है कि पहले आपको अपॉइंट कर दिया फिर आप अपना नाम इंक्लूड कराओ डेटा बैंक में, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बोथ आर दी करेक्ट वेज। क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि किस फॉर्मेट में बेसिकली ये एप्लीकेशन आप फाइल करते हो जिससे आपका नाम डेटा बैंक में आ जाए। सो DIR 1, DIR 4, DIR 3, DIR 6, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इज गोइंग टू बी DIR 1 ओनली। ठीक है, DIR 1 में देते हो आप। DIR 4 किस लिए होता है? देखिए, DIR 4 इज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर द डिन। तो बेसिकली एक एफिडेविट होता है, डिक्लेरेशन होता है। एफिडेविट में एक डिक्लेरेशन देता है डायरेक्टर जब वो डिन के लिए अप्लाई करता है ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए जब वो अप्लाई करता है तो ही ऑल्सो सबमिट्स दी एफिडेविट। और इस एफिडेविट में वो डिक्लेयर करता है कि हाँ ये मेरी ही फ़ोटो है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सब करेक्ट है, तो इस तरह का डिक्लेरेशन बना के देता है। और उसका फॉर्मेट किस में होता है? DIR 4 में होता है। DIR 3 क्या होता है? DIR 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट मी मेक इट स्टार 3 स्टार, क्योंकि इसी फॉर्म से एप्लीकेंट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करता है। उसको डिन नंबर क्या होता है? डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसको डिन नंबर चाहिए होगा। तो ये डिन नंबर अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेंट होता है वो DIR 3 फॉर्म का ही यूज़ करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं होता है, जो ऑप्शंस होते हैं उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा DIR 3 के बारे में तो आप कर सकते हैं, तो ये हर एग्ज़ाम में आ सकता है, NPS के, सेबी के, RBI के, जहाँ जहाँ मतलब RBI में तो नहीं है कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ, जहाँ जहाँ कंपनी लॉ है, FCI AG 3 AG 2 या कोई भी अकाउंट्स पोस्ट का एग्जामिनेशन होता है उसमें सब में कंपनी लॉ होता है मेजॉरिटी। ठीक है, तो उसमें आ सकता है। DIR 6 इज़ यूज टू फाइल एप्लीकेशन फॉर द इंटीमेशन ऑफ चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स। जब मान लेते हैं कि डायरेक्टर्स का एड्रेस चेंज हो रहा है या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर डायरेक्टर को अमेंड करानी है, चेंज हो रही है, तो वो कहाँ फाइल करेगा? MCA को फाइल करेगा DIR 6 में बेसिकली ROC को फाइल किया जाता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, दैट इज विद इन द MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किस फॉर्म में करेगा? DIR 6 में करेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 44 डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगेन अ कंपनीज एक्ट क्वेश्चन, मैंडेट्स द पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो अब फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह, तो पब्लिक ऑफर जो सिक्योरिटीज़ की होती है वो भी डीमैट फॉर्म में ही होनी चाहिए। डीमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। तो ये कौन सा सेक्शन नंबर मैंडेट करता है? सेक्शन 28, सेक्शन 29
सेक्शन 30, सेक्शन 31 और 32। आंसर वुड बी सेक्शन नंबर 29। एक एक करके सारे ऑप्शन का थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस को। 28 किस बारे में है? 28 इज़ अबाउट ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब OFS सुना है आपने, ऑफर फॉर सेल। जब क्या करते हैं ना, जब कंपनी है, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं बल्क में, तो वो OFS ऑफर कर, मतलब ऑफर ऑफ सेल देते हैं ताकि बाकी के लोग उसको खरीद सकें। एक तो आपने सुना होगा IPO में भी कभी कभी क्या होता है, IPO में ऐसा होता है ना कि हम नए शेयर्स को इशू कर रहे हैं, या फिर कभी कभी साथ में ये भी होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक को। मान लो ये पब्लिक कंपनी नहीं थी और अब पब्लिक कंपनी बनती है, ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं एग्जिस्टिंग, वो भी अपने शेयर्स जो हैं ऑफर करते हैं पब्लिक को, और साथ में न्यू शेयर्स भी इशू करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर दे रहे हैं उसको बोलते हैं ऑफर ऑफ सेल, ठीक है। तो सेक्शन 28 है जिसके बारे में बात 28 में की गई है। सेक्शन 29 में बात की गई है पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमैट फॉर्म में होना चाहिए पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़, दैट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट इन दी सेक्शन नंबर 29। तो यही आंसर था। सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी आप पब्लिक ऑफर लाते हैं तो उसके पहले आपको प्रोस्पेक्टस लाना होता है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी, कितनी सिक्योरिटीज आप ऑफर कर रहे हो उसकी डिटेल लिखी रहेगी, किस प्राइस पे कर रहे हो, जो अमाउंट आप इकट्ठा करने वाले हो उसका यूज़ कहाँ करने जा रहे हैं आप, आपके पिछले साल की थोड़ी बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। उसके एडवर्टीजमेंट के बारे में बात की गई है कहाँ पे? सेक्शन 30 पे, ठीक है। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड 32 टॉक्स अबाउट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये दो तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऐसा प्रोस्पेक्टस जो आपने पहले इशू किया एट द टाइम ऑफ योर फर्स्ट इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स। पहला आप शेयर इशू कर रहे हो पब्लिक को, तो आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब एक साल के अंदर आप जितने भी सेम टाइप के शेयर्स अगर फर्दर इशू करते हैं तो आप इस सेम शेल्फ प्रोस्पेक्टस को यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा फाइल देनी पड़ेगी कि अगर कुछ चेंज हुआ है पहले वाले इशुएंस से इस इशुएंस तक, अगर कुछ भी चेंज हुआ है तो उसको आप अलग से फाइल अटैच कर देंगे। उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। वो आप अटैच कर देंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस जैसे कि नाम बता रहा है, शेल्फ में रखा हुआ, जैसे बुक नहीं होती आप बार बार यूज़ करते हैं, वैसे ही शेल्फ में रखा हुआ प्रोस्पेक्टस है। आप एक साल के अंदर इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। बट जब आपने पहली बार इशू किया था तो आपने ये प्रोस्पेक्टस यूज़ किया था, फिर आपने शेल्फ में रख दिया, फिर दोबारा अगर आप शेयर इशू करते हैं सेम टाइप ऑफ शेयर्स का, सेम क्लास ऑफ शेयर का, तो दोबारा इसी प्रोस्पेक्टस को यूज़ कर सकते हैं। आपको नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक और तरह का प्रोस्पेक्टस होता है। ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं इसको। मतलब कि ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है जहाँ पे प्राइस नहीं लिखा रहता है प्रोस्पेक्टस में, ना ही क्वांटम लिखा रहता है, मतलब किस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप इशू कर रहे हो ये भी नहीं लिखा रहेगा। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बेसिकली होता है कि आप बुक बिल्ड करते हो, लोगों से, लोग ऑक्शन करते हैं, तब आप डिसाइड करेंगे बाद में कि क्या प्राइस रखनी है और कितना क्वांटिटी हमको बेचना है। तो ये है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जिसमें क्वांटम नहीं रहता है और जिसमें ना ही प्राइस रहता है शेयर का, ठीक है, फॉर द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, सेक्शन नंबर 29, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन डज अ मर्केंटाइल एजेंट मेक्स अ प्लेज इन पोजेशन ऑफ गुड्स कंसिडर्ड वैलिड। अब आ रही है बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। कह रहे जो मर्केंटाइल एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब वही होता है जो सामान का पोजेशन मतलब होता है जिसके पास, बट वो किसी प्रिंसिपल के बिहाफ में सामान को सेल कर रहा होता है। उसने रख लिया सामान मर्केंटाइल एजेंट ने, बट वो सामान एक्चुअली उसका नहीं है, वो किसी और का है, उसके पास पोजीशन में है, फिर वो सामने फिर आगे वाली पार्टी को बेच रहा है, ठीक है, एजेंट है वो। तो क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मर्केंटाइल एजेंट को कब ये अलाउड है कि जो उसके पास पोजीशन में है गुड्स उसको वो प्लेज कर सकता है। प्लेज समझते हो ना, बैंक से लोन लेना है तो हमने एज अ सिक्योरिटी दे दिया अपने गुड्स को, प्लेज कर दिया, मतलब दिया नहीं एक्चुअली में, बट प्लेज कर दिया कि अगर मैं लोन वापस नहीं कर पाऊंगा तो आप सामान उठा लेना। ऐसा कब कर सकता है मर्केंटाइल एजेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्योंकि उसके पास तो खाली पोजीशन है ना गुड्स का, उसके तो खुद के गुड्स है नहीं, तो वो प्लेज कैसे करेगा? बट वो कर सकता है, कंडीशन लेकिन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन है वो? ऑप्शन पढ़ते हैं पहले एक करके सारे। ओनली इफ एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर,
अगर एक्सप्रेस किया गया है ओनर के द्वारा, एक्सप्रेसली मतलब एक्सप्लिसिटली लिख के बताया गया है उसको, तब क्या कर सकता है वो, प्लेज अपने गुड्स को। या सेकेंड है इफ मेड विदाउट द ओनर्स कंसेंट, सी सेज व्हेन एक्टिंग, पहले तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ऑप्शन, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है ओनली इफ एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय द ओनर, एक्सप्रेस ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। जब ये एजेंट बना था उसी टाइम पर डिसाइड हो जाता है कि आपकी क्या क्या जो है आपकी ड्यूटीज़ हैं या क्या क्या आपके राइट्स हैं, तो अलग से वो ऑथराइज़ करे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वर्बली भी हो सकता है या फिर वो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर उसको प्लेज करना अलाउड है, वो पहले ही डिसाइड हो चुका है, तो भी वो कर सकता है। तो ऐसे एक्सप्रेसली ऑथराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली लिखा हुआ है ना, ओनली, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन सेज इफ मेड विदाउट द ओनर्स कंसेंट, देखो विदाउट कंसेंट तो आप नहीं कर सकते, ये तो पक्का है, तो आप कैंसिल कर दो इसको। अब सी ऑप्शन सेज व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ऐसा कर रहा है एंड विद द ओनर्स कंसेंट, तो सही है, फिर ओनर का कंसेंट भी है आपके पास ऑलरेडी, और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे मान लो कार का शोरूम है, वो मैन्युफैक्चर कार का नहीं है बट वो एजेंट है, सिर्फ वो कार को लेता है फिर बेचता है। अब उसने बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस को थोड़ा सा मतलब बड़ा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, और उसने प्लेज कर दी कार। अगर इस केस में उसको कंसेंट ऑलरेडी मिला हुआ है पहले से और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो है ही है, ठीक है, तो वो अलाउड है, वो कर सकता है ऐसा, ठीक है। डी ऑप्शन सेज इफ द प्लेजर और पॉनर हैज़ एक्सप्लिसिट अथॉरिटी टू प्लेज, अब फिर वही बात आ गई, इसमें एक्सप्लिसिट अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। पॉनर और प्लेजर कौन होता है, जो प्लेज कर रहा होता है, कोई ऐसे एक्सप्लिसिट अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है हर केस में कि हर बार प्लेज दे रहे हो तो एक्सप्रेसली जो है अथॉरिटी लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ई ऑप्शन से इज नन ऑफ दी अबव, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे ऑप्शन में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं कंप्यूटर नॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 47 सेज व्हाट कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज्ड टू अप्लाई द बोल्ड फॉर्मेटिंग टू सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग खुश हो गए होंगे, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, कंट्रोल+B करोगे आप अगर, तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, देख लो कैसे करते हैं। कंप्यूटर तो आप लोग को आती ही होगी, क्यों, चलो तब भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये खुल जाएगा फिर दिखाता हूँ, ठीक है। चलो तब तक इस क्वेश्चन को और देखते हैं। और क्या क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल+I लिखा हुआ है। कंट्रोल+I में क्या होता है मालूम है ना, इटैलिक हो जाता है, जो वर्ड है वो इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल+U में अंडरलाइन हो जाता है वर्ड। कंट्रोल+B में क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल+S तो सेव करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैं अगर वर्ड फाइल खुल गई तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे ये रही हमारे पास वर्ड फाइल, मैंने इसमें कुछ लिखा, ठीक है, लिख देता हूँ अकाउंट्स ऑफिसर। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल, अगर मैं U करूँगा तब देखोगे ये अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल+B करा तो क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। और क्या ऑप्शन था हमारे पास, कंट्रोल+B, U और I। अच्छा कंट्रोल+I करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इटैलिक में, थोड़ा सा देखो टेढ़ा हो गया, ठीक है। कंट्रोल+S तो क्या होता है, सेव होता है, जो डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है, ठीक है। देखो आ गया, कंट्रोल+S दबाया, सेव दिस फाइल आ गया, ठीक। चलो वापस से आते हैं PPT में भाई, ओके कहाँ थे हम लोग, हाँ, और नन ऑफ द अबव हो गया। तो आंसर है इसका क्या, बोल्ड करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है, एक्सेल कह रहा है जब रोज़ और कॉलम इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनता है, इंडेक्स बनता है, बॉर्डर बनता है, हेडिंग्स बनती है, सेल बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे, मैं बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कितना इन्जॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।